आज हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप दिखाया गया है। यहाँ पर एस एक लाइट सोर्स है, एल कॉन्वेक्स लेंस है जिससे एक पैरेलल लाइट बीम प्लेट पी पर इंसिडेंट होती है। प्लेट पी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द पैरेलल लाइट बीम। प्लेट सी प्लेट पी के पैरेलल सिचुएटेड है। प्लेट सी और प्लेट पी सेम, इनकी सेम थिकनेस है और सेम मटेरियल की बनी हुई है। दोनों ही 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। मिरर M2 और M1 कुछ डिस्टेंस पर जो रेज इन पर इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, वो परपेंडिकुलरली सिचुएटेड है। M1 और M2 के पीछे स्क्रू लगे हुए हैं जिनके थ्रू इनको इन मिरर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। M2 की मिरर इमेज है। यहाँ पर M1 और M2 है, M2 डैश है, उसके बीच में डिस्टेंस, वर्चुअल डिस्टेंस कह सकते हैं, वो D है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक माइक्रो स्कोप लगाया गया है जिसकी सहायता से यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसको देख सकते हैं। अब इसका मेथड समझते हैं, वर्किंग क्या है इसकी। जब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से एक पैरेलल लाइट बीम इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू प्लेट पी पर इंसिडेंट होती है, तो क्योंकि प्लेट पी है वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस प्लेट के हाफ सिल्वर्ड जो सरफेस है उससे इस पैरेलल बीम का पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रेज M1 की तरफ प्रोसीड होती है, जबकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो प्लेट सी से होते हुए जो M2 है वहाँ से पुनः इसका रिफ्लेक्शन होता है और ये दोनों रेज अपने रेस्पेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर अगेन पॉइंट O पर मीट होती है। इस पॉइंट O पर जो इनके मिलने से, इंटरेक्ट करने से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसको हम यहाँ पर जो टेलीस्कोप लगाया गया है उसकी सहायता से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लेट सी का क्या रोल होता है इस सेटअप में। यदि हम प्लेट सी को नहीं लगाएं तो जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो प्लेट पी से होकर नहीं गुजरती है एक बार भी, जबकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो प्लेट पी में से होकर 2 बार गुजरती है। ऐसा होने से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस आ जाता है। इस ऑप्टिकल पाथ को एलिमिनेट करने के लिए जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसके पाथ में एक पैरेलल प्लेट सी लगाई जाती है जो कि प्लेट पी के सेम थिकनेस की होती है और सेम मटेरियल की बनी हुई होती है। इसको लगाने से दोनों बीम्स के ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाते हैं, यानी OM1 इक्वल्स टू OM2 हो जाते हैं। इस प्लेट सी को कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो M1 और M2 डैश के बीच बनता है, जिसको हम इस टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। सर्कुलर फ्रिंजेज हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर M1 और M2 डैश के बीच जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसको हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेज वर्चुअली S1 डैश और S2 डैश से आती हुई दिखाई देती है, इनके बीच में डिस्टेंस 2D है और M1 और M2 डैश है उसके बीच में डिस्टेंस
डी है। सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए अब यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस है वो 2d कोस थीटा है, लेकिन जब एक रेज लाइट मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी रेज किसी डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उनमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 का आ जाता है, या यूँ कहें कि एक फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। तो यहाँ पर लैम्बडा की टर्म्स में हम λ/2 को यूज करेंगे, तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो 2d कोस थीटा माइनस λ/2 हो जाएगा। यदि ये पाथ डिफरेंस या इफेक्टिव पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के बराबर है, जो कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है, तो डेल्टा इक्वल्स टू 2d कोस थीटा n प्लस हाफ लैम्बडा, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन हो जाएगी। इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा यदि यह इफेक्टिव पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी डेल्टा इक्वल्स टू 2d कोस थीटा माइनस λ/2 इक्वल्स टू n माइनस हाफ लैम्बडा हो, तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी, 2d कोस थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा अब हम रेडियस निकालते हैं। इस जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है उसमें डिफरेंट जो फ्रिंजेस बनी है उनकी क्या क्या रेडियस होगी। यहाँ पर इस फिगर से हम देख सकते हैं कि टेलीस्कोप से जो ओ पॉइंट है वहाँ की डिस्टेंस कैपिटल डी है, और ओ पॉइंट जो कि सेंटर है इन फ्रिंजेस का, वहाँ से किसी पर्टिकुलर जो फ्रिंज है उसकी रेडियस आर एन है, nth जो फ्रिंज है उसकी रेडियस आर एन है। तो यहाँ पर जो व्यूअर है उसका एंगल है आर एन वाली फ्रिंजेस को देखने पर वो थीटा एन है। इस ट्राइंगल जो ये ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को हम थीटा एन इससे निकाल सकते हैं। टेन थीटा एन को हम निकालेंगे तो टेन थीटा एन इक्वल्स टू आर एन अपॉन डी, सो वी कैन राइट आर एन इक्वल्स टू डी टेन थीटा एन। अब हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए 2d कोस थीटा एन इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने निकाला है। डार्क फ्रिंज के लिए 2d कोस थीटा एन इक्वल्स टू n लैम्बडा, यहाँ से कोस थीटा एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो रेडियस फॉर डार्क फ्रिंजेस आर एन इक्वल्स टू डी टेन थीटा एन। यहाँ पर टेन थीटा को कोस थीटा में चेंज करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू √1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पर कोस थीटा एन की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमें मिल जाएगी। और इसी तरह से हम ब्राइट फ्रिंज की रेडियस भी निकाल सकते हैं, जो कि हम कंडीशन लिखेंगे पहले डार्क फ्रिंज के लिए 2d कोस थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्बडा, और फिर उसको आर एन इक्वल्स टू डी टेन थीटा एन वाली इक्वेशन में लिखेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो रेडियस है वो आर एन इक्वल्स टू डी √4d² अपॉन n प्लस हाफ स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, जो इक्वेशन 4 है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट में लोकलाइज्ड फ्रिंजेज। देखिए यहाँ पर जो फ्रिंजेज बनती है वो डिपेंड करती है कि M1 और M2 डैश, जो कि M2 की मिरर इमेज है, उस M1 और M2 डैश की पोजीशन पर डिपेंड करती है फ्रिंजेज। यदि इनके बीच में स्पेस है यानी एंगल है फाई, यानी फाई 0 नहीं है और डेल्टा डी 0 नहीं है, यानी दोनों ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, डेल्टा डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमें हाइपरबोलिक फ्रिंजेस मिलती है, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस इन दोनों ही केसेस में। लेकिन जब दोनों मिरर M1 और M2 डैश इनके बीच में एंगल फाई हो और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, यानी D1 माइनस D2,
बराबर हो, d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0 हो, यानी डेल्टा d इक्वल्स टू 0 हो, तो इस केस में हमें लीनियर फ्रिंजें मिलती है। इन फ्रिंजेस को लोकलाइज फ्रिंजेस कहा जाता है। थैंक यू।